बनाते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक प्लांट्स। सो नॉर्मली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स का मतलब ये होता है कि बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक प्लांट्स के ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे दोनों टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। अगर सपोज दैट किसी प्लांट्स के पास न्यूट्रिशन में वाटर्स है या मिनरल्स है, तो किसी के पास शेल्टर्स हैं और मे बी फूड प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, तो ये दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, some plants live together and share shelter and nutrients. Example, lichens. In lichens, an algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and the algae provides food to the fungus, which it prepares by photosynthesis. सो इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड या शेल्टर्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर किसी प्लांट्स के पास शेल्टर है और दूसरे प्लांट्स के पास न्यूट्रिएंट्स है तो वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, और ऐसे टाइप्स के जो प्लांट होते हैं उनको सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, इनका एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल्स है लाइकेंस। ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक्चुअल में मेडअप होते हैं एल्गी एंड फंगस के। ठीक है, ऐसे प्लांट्स में जो फंगस होता है वो उन्हें शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो होता है उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो वो उन सारे न्यूट्रिएंट्स को, वाटर, मिनरल्स को फूड प्रिपेयर करके दोनों प्लांट्स आपस में शेयर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में ये है कि फंगस में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो फंगस के पास प्रेजेंट होते हैं, बट वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते सारी चीज़ें प्रेजेंट होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। एल्गी जो होता है, एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट इनके पास ये न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होने की वजह से ये अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर फंगस वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एल्गी को सप्लाई कर दें, और एल्गी उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके जो उनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसका यूज़ करके अगर फूड को प्रिपेयर कर दे रहे हैं, जो भी फूड बन रहा है अगर उसको आपस में शेयर कर ले रहा है, तो इससे दोनों प्लांट्स का सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर ऐसे प्लांट्स अपनी जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसको अगर शेयर नहीं करेंगे तो दोनों प्लांट्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होने के बावजूद भी न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। और फंगस के पास सारी चीज़ें होने के बावजूद क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और उनकी भी डेथ हो जाएगी। सो हेयर बोथ प्लांट्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं, जो एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी कहा जाता है। नॉर्मली हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमें दिख रहे हैं ये डिफरेंट फंगस हैं और नीचे जो है ये एल्गी है। नॉर्मली एल्गी मीन्स काई होता है, ठीक है, तो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो फंगस हैं उनके पास जो भी वाटर है, आपको पता होना चाहिए कि फंगस जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो होते हैं बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग मशरूम खाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए भी नेसेसरी है, ठीक है। तो इनके पास जो भी मैटर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर है वो एल्गी को सप्लाई कर देते हैं, और एल्गी उनको फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, और फूड प्रिपेयर करने के बाद फूड को आपस में शेयर कर लेते हैं। हेयर आर लाइकेंस, ये जो नॉर्मली ट्री बार्क ऑफ द ट्री है उसके ऊपर प्रेजेंट है, बहुत सारे अमाउंट में एल्गी हैं, ये प्रेजेंट हैं। ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में आते हैं, क्योंकि ये जो अपर लेयर ऑफ एनी ट्री है वो जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं नॉर्मली,
तो ऐसे सेल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं आउटर सोर्सेस पे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट, क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से ये फूड ईजिली प्रिपेयर कर लेते हैं और आपस में ये फूड का शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, सो these are the 4 different types of mode of transport of food in the plant, जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और वो भी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स से डिपेंड है। ऐसे ये 4 टाइप्स के फूड होते हैं। फर्स्टली पैरासिटिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, सेकंड वन इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, थर्ड वन इज़ सेप्टोट्रॉप्स प्लांट होते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं। तो इनमें अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ topic number 7, how nutrients are replenished in the soil. So plants absorb nutrients from the soil, so the nutrients in the soil decreases, so farmers add manures and fertilizer to the soil to increase the nutrients in the soil. तो ये जो पैराग्राफ है ये कह रहे हैं, जो भी मैंने बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्निक्स से ये वर्क करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो जो भी अपने रिक्वायरमेंट्स की थिंग्स होती है, जो भी इनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेज, जिसकी वजह से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो डे बाई डे डिक्रीज़ करने लगते हैं, क्योंकि प्लांट्स उसको अपने प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए या फिर एनर्जी के लिए या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डे बाई डे डिक्रीज़ करने लगते हैं, ठीक है। सो फार्मर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स दोनों नॉर्मली वर्क इनका फंक्शन एक ही है, बट ये दोनों डिफरेंट होते हैं। मैन्योर्स जो होते हैं वो नेचुरली प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, जो बाय नेचर मिलते हैं, जिससे कि जो भी मैटर्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स है, उनको न्यूट्रिएंट्स में सॉइल जो है कन्वर्ट कर सके, ये मैन्योर्स होते हैं, और ये नेचुरल टेक्निक्स होती है। फर्टिलाइज़र इज़ द मैन मेड टेक्निक्स और केमिकल टेक्निक्स, जस्ट लाइक यूरिया जो होती है, इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जो प्लांट्स को सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी मोर देन मैन्योर्स न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। बट इन माई व्यूज मैन्योर्स आर द बेस्ट फॉर द प्लांटेशन इन द सॉइल। सो farmers add manures and fertilizers to the soil to increase the nutrients in the soil. Manures और fertilizers, manures normally naturally occurring process है, just like the cow dung and other materials, and fertilizer is the urea which is man-made thing. फार्मर्स जो होते हैं इन दोनों चीज़ों में से किसी एक को या दोनों को ऐड करते हैं सॉइल्स में, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने का मतलब है कि सॉइल में जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा हो जाए, या फिर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में जितने प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, जिसकी वजह से जो भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड, चाहे उनके ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए या फूड फार्मिंग के लिए, वो सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफ़िल किया जा सके। सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, राइजोबियम रिटेन ऑन द इटैलिक फॉर्म बिकॉज ऑफ इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर जो वर्ड्स होते हैं उनको लिखने के बाद उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो राइजोबियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा मैंने बताया था एजेटोबैक्टर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। So bacterium called rhizobium, which lives in the root of leguminous plants like grams, peas, beans, etc., converts nitrogen from the air into soluble form in the soil and makes the soil rich in nitrogen. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria, so they have a symbiotic relationship. Actually, this graphs explain that the बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है वो नॉर्मली प्लांट्स जैसे ग्राम्स हो गए,
यानी चना हो गया, मटर हो गया, इन सब के जो रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जिनका काम नॉर्मली ये सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो किसी भी प्लांट्स के जो रूट्स हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी जो नाइट्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट है एयर में उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट्स जो होता है वो ईज़िली इनका अपटेक कर सकते हैं, ईज़िली इनको फीड कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और इसका यूज जो होता है फर्दर प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को विद द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको अमोनिया या फिर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सॉइल्स जो होती है वो मोर फर्टाइल हो जाती है। मीन्स ऑफ दैट कि सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट्स जो होती है अपनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको ईजिली फुलफ़िल कर लेते हैं और अपना ग्रोथ और मेंटेनेंस जो है उसको कॉन्टीन्यूअस रखते हैं। ठीक है, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये प्लांट्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, और इनके रिस्पेक्ट में ये प्लांट्स को इतनी सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में प्लांट्स जो होते हैं वो इन बैक्टीरिया के लिए फूड्स और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल में बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए फूड और शेल्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बैक्टीरिया जो भी अपना फर्दर प्रोसेस है, रेप्लिकेशन प्रोसेस है, उसको कॉन्टीन्यूअस कर सके। रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डे बाय डे इंक्रीज करते रहें, मिनट टू मिनट। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो फूड होता है वो ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, मीन्स जो भी प्लांट्स हैं उसमें जो फूड हो रहा है वो फूड अगर टूट के या गिर के सॉइल में चला जा रहा है तो वो जो बैक्टीरिया है राइजोबियम या एजोटोबैक्टर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी सड़ा गला देते हैं, जिससे उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और अपने जो पॉपुलेशन है उसको कॉन्टीन्यूसली रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक की फैक्टर है कि प्लांट्स जो हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शेल्टर। शेल्टर बैक्टीरिया के लिए शेल्टर प्रोवाइड करना भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेल्टर जो है वो बहुत ज़्यादा की फैक्टर है। ऐसा इस वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा इन इंडिया, और नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्थर्न प्लेन्स की जो हमारा एरिया है, तो ऐसे एरिया में जो नॉर्मली इन समर डेज जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 45 टू 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो उनका इंक्यूबेशन पीरियड है या जो टाइम है, मतलब जिस टेम्परेचर ऑफ सर्वाइवल जो है, यानी उस टेम्परेचर तक वो अपने आप को ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं या अपनी पॉपुलेशन को रेप्लिकेट्स कर सकते हैं, वो नॉर्मली नहीं रहता है। तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और अगर सॉइल से राइजोबियम या एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होते हैं अगर वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे तो सीधी सी बात है कि सॉइल में अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है तो जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बैक्टीरिया रिसीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और नॉर्मली इनका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन इनके सर्वाइवल के हिसाब से जो होता है वो मेंटेन रहता है, जिससे ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करते रहते हैं, और इसके साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्लांट्स की उसको फुलफ़िल करते रहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाएगा ईजिली, और अगर प्लांट्स नहीं रहें तो बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। सो ऐसे प्रोसेस को भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स ऐसे प्रोसेस को कहते हैं। नॉर्मली इनको सिम्बायोटिक प्लांट्स नहीं कहा जा सकता, बट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ पे बैक्टीरिया जो भी प्लांट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्लांट्स के रिक्वायरमेंट की चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लांट्स जो है बैक्टीरिया के रिक्वायरमेंट की चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। इसको बहुत ज़्यादा ईजिली हम समझ सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन साइकिल्स। Sorry, I don't have a picture of nitrogen cycle, but in next video I promise I could explain it nitrogen cycle to you. नॉर्मली अगर ऐसी बात करें तो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनको जो बैक्टीरिया है वो कैसे डिग्रेड करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में और कैसे सॉइल में मिक्स करते हैं, और उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर है यानी प्लांट्स से जो डेड हो जाते हैं वो कैसे डिकम्पोज होके ईजिली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और फिर ये प्रोसेस कैसे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ये हम आगे बढ़ेंगे। सो योर चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स हैज़ एंडेड, and if you have any queries contact to school administration, and here are the references where I can take all the resources of your chapter first nutrients in plants. And thank you to all, and if you have any queries regarding any of the topic or any questions in your textbook which you have, so contact to school management. We just like I also told you, we will provide you authentic solution to you as soon as possible. So thanks a lot and hope you enjoy it. Thank you everyone.